क्लास 10 की एनसीईआरटी की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का तीसरा चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर। इस स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले इसमें कौन कैरेक्टर है उसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे देते हैं। तो कैरेक्टर्स को जानने के लिए आप इस पिक्चर को देखिए। ये देखिए, इसमें 3 लोग खड़े हुए हैं। एक जिसके हाथ में गन है वो एक सीक्रेट एजेंट है, उसका नाम मैक्स है। और एक दूसरा आदमी जो मोटा सा कम हाइट वाला आदमी आपको दिख रहा है वो भी एक सीक्रेट एजेंट है, इसका नाम ओसेबल है। और ओसेबल के पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है, वो एक राइटर है और उसका नाम फोल्डर है। तो 3 कैरेक्टर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। मैक्स जिसके हाथ में पिस्तौल है, ओसेबल जो मोटा कम हाइट वाला आदमी है, और उसके पीछे जो एक आदमी खड़ा हुआ है वो फोल्डर है, वो एक राइटर है। तो अब इन 3 कैरेक्टर्स को आप ध्यान में रखिएगा, इन्हीं की स्टोरी आसपास में घूमती है। तो अब अपने डिकोड करते हैं। द मिडनाइट विजिटर, ओसेबल ए सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ओसेबल जो एक सीक्रेट एजेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट आने का वेट कर रहा है, उसकी आशा कर रहा है कि उसको वो रिपोर्ट मिलने वाली है। अनदर सीक्रेट एजेंट, एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है मैक्स, थ्रेटन्स हिम विद ए पिस्टल। वो उसको क्या करता है, पिस्तौल के साथ में धमकी देता है। डिमांडिंग द रिपोर्ट, वो उस रिपोर्ट की डिमांड करता है जो किसके पास आने वाली है, ओसेबल के पास आने वाली है। डज ओसेबल आउटविट हिम, तो क्या ओसेबल उसको अपनी चालाकी में मात दे देता है क्या? ओसेबल जो है वो मैक्स को चालाकी में मात दे पाएगा? इसी क्वेश्चन के साथ में स्टोरी को शुरू करते हैं। ओसेबल did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. ओसेबल सीक्रेट एजेंट होने की किसी भी डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता था जो डिस्क्रिप्शन किसने पढ़ी थी, फॉलर ने अभी तक अपनी ज़िंदगी में पढ़ी थी। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि फॉलर ने सीक्रेट एजेंट के बारे में क्या पढ़ा होगा कि सीक्रेट एजेंट जो होते हैं वो दिखने में काफ़ी ऐसे ख़तरनाक चेहरे वाले, लंबे कद के और मिस्टीरियस शक्ल के होते हैं। तो लेकिन जो ओसेबल आपको पिक्चर में मैंने दिखाया था कैसा दिखता है, ओसेबल ये मोटा सा आदमी है। तो इसलिए फोल्डर ने जो सीक्रेट एजेंट के बारे में अपने दिमाग में इमेज बना रखी है वैसी इमेज ओसेबल की थी नहीं। तो इसीलिए ये इस फर्स्ट लाइन में यही कहा गया कि ओसेबल जो है किसी भी एंगल से लगता नहीं था सीक्रेट एजेंट सा, जो कि क्या कर रखा था, फोल्डर ने अपनी ज़िंदगी में उनके बारे में पढ़ रखा था। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ossibel had a room. तो फोल्डर क्या करता है, उसका पीछा करता है, उसके पीछे में से जाता है। और ओसेबल का कमरा कहाँ पे है, वो एक फ्रेंच होटल के अंदर उसका एक ग्लूमी सा, मतलब क्या, एक उदास सा खराब सा कमरा है। फोल्डर फेल्ट लेट डाउन, तो जब जा कर के वहाँ देखता है फोल्डर तो वो निराश हो जाता है कि सोच के क्या आता कि एक सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहा हूँ, तो लेकिन सीक्रेट एजेंट कुछ अलग सा दिखा। इट वाज ए स्मॉल रूम, छोटा सा कमरा था ओसेबल का। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, छठी और सबसे टॉप वाली फ्लोर के ऊपर था। एंड स्क्रैचली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और वहाँ पे बहुत ही कम जगह थी कि वहाँ पे आप कोई रोमांटिक एडवेंचर कर सकें। यूँ समझिए कि सीक्रेट एजेंट का सामना किसी ऐसे आदमी से हो जिसको उसको लड़ाई झगड़ा करना पड़े, तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए वहाँ पे ऐसी कोई रोमांटिक एडवेंचर करने के लिए जगह ही नहीं थी। ओसेबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। ओसेबल के बारे में एक बात है कि वो मोटा था और बहुत मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट, और उसके बाद में उसका एक्सेंट जो है, जो उसका लहजा था बोलने का, वो भी कुछ अलग था। एक तो वो सीक्रेट एजेंट मोटा था और बहुत मोटा था, दूसरा उसका जो बोलने का लहजा है वो भी, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करी गई है। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासबली, हालांकि वो क्या करता था, फ्रेंच और जर्मन भाषा काफ़ी अच्छे तरीके से बोल लेता था।
He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. हालांकि वो क्या करता है, फ्रेंच और जर्मन भाषा काफ़ी अच्छे तरीके से बोल लिया करता था, इसके बावजूद उसका जो एक्सेंट था वो उसने खोया नहीं था। अब वो अमेरिका से फ्रांस में आया था और अमेरिका के बोस्टन से पेरिस में आया था, तो जब जब भी वो क्या करता है फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलता है तो उसमें ऐसा लगता है कि उसको अमेरिकन लैंग्वेज को मिक्स करके बोल रहा है। तो जैसे फील करते हैं ना, जैसे कभी कभार हिंदी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उसमें रीजनल लैंग्वेज का एक्सेंट आ रहा है। तो ये भी क्या करता है ऑसिबल, जब फ्रेंच और जर्मन बोलता है तो उसमें जो एक्सेंट है वो उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसका आता रहता है। और बोस्टन से पेरिस वो 20 साल पहले आ गए, यानी कि 20 साल के बाद भी उसने अपना एक्सेंट जो है उसको छोड़ा नहीं है। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो गए हो। ऑसिबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर, ऑसिबल ने घरघराती हुई आवाज़ में उसके कंधों पे कहा। यू वर टोल्ड दैट आई वाज ए सीक्रेट एजेंट, तुम्हें ये बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट था। स्पाई ए जासूस डीलिंग इन एस्पिनास एंड डेंजर, तो तुम्हें ये बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट था, जासूस था, और मैं क्या करता हूँ जासूसी और ख़तरनाक कामों के साथ में डील करता हूँ। तो यानी कि क्या कहने का मतलब है कि जासूसी और ख़तरनाक जो काम है, खतरे जो हैं, उनके साथ मेरी मुलाकात होती रहती है, उनके साथ मेरा पाला पड़ता रहता है। तुम्हें ये बताया गया था। ये ऑसिबल किसको कह रहा है, फोदर को कह रहा है। तो फोदर इसलिए निराश हो गया कि बोले यार कैसा आदमी, तो लगता ही नहीं मेरे को सीक्रेट एजेंट सा। तो यही बात वो ऑसिबल उसको खुद बोल करके बता रहा है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर राइटर यंग एंड रोमांटिक, तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक यंग और रोमांटिक राइटर हो। तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो, तुम एक यंग हो और एक रोमांटिक राइटर हो। यू एनविशन्ड मिस्टेरियस फिगर इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स ड्रग इन द वाइन, तो जब तुम मेरे से मिलने आए होगे तुमने अपने दिमाग में कल्पना करी होगी कि मिस्टेरियस फिगर होगा रात के अंदर, तुम रहस्यमयी एक कोई आदमी से मिलूंगा रात में जा करके, और वहाँ पे क्या होगा, द क्रैक ऑफ पिस्टल, यानी कि पिस्तौलों के कड़कड़ाने की आवाज़ वहाँ पे होगी, यानी गोलियों के चलने की आवाज़, पिस्तौलों के कड़कड़ाने की आवाज़ वहाँ पे देखने को मिलेगी। ड्रग्स इन द वाइन, और शराब के अंदर ड्रग्स मिलेंगी। तो ये तुम कल्पना करके आए थे, लेकिन ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं है। ये फोदर ऑसिबल फोदर को कह रहा है। इंसर्ट के स्थान पर अब तुम कल्पना करके क्या आए थे और यहाँ पे क्या मिला है तुम्हारे को देखने को। यू हैव स्पेंड ए डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद ए स्लॉपी फैट मैन, तुमने क्या करा है, एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल के अंदर एक डल इवनिंग, एक बोरिंग शाम बिताई है एक बेढंगे से, एक बोरिंग से आदमी के साथ में। who instead of having messages slipped into his hand by dark eyes beauties gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room। तो एक तो तुमने क्या करा है कि फ्रेंच म्यूजिक होटल के अंदर एक बोरिंग शाम, ख़राब सी शाम बिताई है और एक बोरिंग आदमी के साथ में, बेढंग मोटे आदमी के साथ में। और दूसरा यहाँ पे क्या हुआ कि जब तुम मेरे से अपॉइंटमेंट लेने के लिए आए थे तो अपॉइंटमेंट तुम्हारी कैसे नहीं हुई, अपॉइंटमेंट तुम्हारी डार्क आइड ब्यूटी से नहीं हुई। इसका मतलब है कि ऐसे होता कि मान लो तुम मेरे से मिलना चाहते और अपॉइंटमेंट मांगते, तो मैं तुम्हारे पास मैसेज भेजता डार्क आइज ब्यूटीज, यानी कि लड़कियों के हाथ में जिनकी काली काली आंखें हैं, और उसी मैसेज को वो लड़कियाँ मेरे को आकर के बताती कि ये वहाँ से रिप्लाई आया है, तो मैं आपको फिर से वापस भेजता मैसेज। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इस तरीके से होना चाहिए था, जैसा कि फिल्मों के अंदर, आप सीरियल के अंदर देखते हो कि जासूस इस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसके स्थान पर गेट्स ओनली ए प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, तो ये तो नहीं हुआ, मतलब तुमको मैसेज पहुंचाने के लिए, मेरा मैसेज तुम्हें और तुम्हारा मैसेज मुझे पहुंचाने के लिए कोई डार्क आई ब्यूटी यानी कि काली आंखों वाली लड़कियों का यहाँ पे यूज़ नहीं करा गया है, बल्कि क्या हुआ है, तुमने मेरा अपॉइंटमेंट ले लिया, मुझसे मिलने का अपॉइंटमेंट ले लिया है एक नीरस टेलीफोन कॉल के ऊपर। तो तुमने मुझे कॉल करा होगा कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैंने आपको कॉल के ऊपर क्या कर दिया, अपॉइंटमेंट दे दिया। तो प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल यानी कि नीरस टेलीफोन कॉल के ऊपर ही तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो गया है। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए हो। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ
एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम। तो ये बात कहते हुए जो फैट मैन था, मोटा आदमी था ओसिबल, वो हंसता है अपने आप से ही, और एज ही अनलॉक, और जैसे वो दरवाज़ा को वो खोलता है, ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। तो दरवाज़ा खोलता है तो उसका जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट है, गेस्ट कौन है? फ्रस्ट्रेटेड फोल्डर जो है। तो वो फ्रस्ट्रेट कैसे हो गया कि उसको जो एक तो वो सोच के आया था उसको वैसा सीन नहीं मिला, एक तो पॉसिबल सीक्रेट एजेंट दिखता नहीं था, एक उसका जो कम्युनिकेशन अपॉइंटमेंट जो हुआ था वो डार्क आई ब्यूटी से हुआ नहीं था, वो डायरेक्टली फ़ोन कॉल, प्रोजेक्ट फ़ोन कॉल से हो गया था। इसलिए उसका जो गेस्ट जो फोल्डर है वो फ्रस्ट्रेट हो गया है। यू आर डिसइल्यूशन्ड, पॉसिबल टोल्ड हिम। तुम निराश हो गए हो, तुम्हारा विश्वास जो है वो टूट गया है। तो विश्वास कैसे टूटा कि सोच के क्या आया था और क्या हो गया है, उल्टा हो गया बिल्कुल। तो विश्वास टूटने से वो क्या हो गया है? निराश हो गया है। इसी को कहते हैं यू आर डिसइल्यूशन। बट टेक चियर, लेकिन खुश हो जाओ, माई यंग फ्रेंड, मेरे यंग दोस्त, प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, थोड़ी ही देर में तुम एक पेपर देखने वाले हो। एक क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, फॉर which several men and women have risked their lives. Come to me. तो खुश हो जाओ, थोड़ी ही देर में तुम क्या करने वाले हो? एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर देखने वाले हो। इतना इंपॉर्टेंट पेपर है कि उस पेपर को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे आदमी औरतों ने अपनी ज़िंदगी रिस्क पे डाली है। कम टू मी, मेरे पास आओ। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कॉर्स ऑफ हिस्ट्री। एक दिन ऐसा आ सकता है कि वो जो पेपर है इतिहास को बदल के रख सकता है। मतलब उसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि वो पेपर अगर आप आज हमारे हाथ लग गया और मैंने तुम्हें दिखा दिया तो फ्यूचर में कभी ना कभी वो जो पेपर है इतिहास को बदल सकता है। यानी कि उस पेपर के अंदर ऐसी कोई खुफिया जानकारी की बात हो सकती है जो कि हिस्ट्री को इफेक्ट कर दे। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट। तो क्या इस विचार में कोई ड्रामा नहीं है क्या? एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोला, ओसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ओसिबल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, उसके बाद उसने लाइट को ऑन कर दिया। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट जली, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। और फॉलर को अपना दिन का पहला ऑथेंटिक थ्रिल देखने को मिलता है। अब उसका फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल अब देखने को मिलेगा, इससे पहले नहीं मिला। सोच के क्या आया था कि पिस्तौलों की आवाज़ होगी, गोलियां चल रही होंगी, शराब होगा, ड्रग्स होगा, वो तो नहीं मिला। लेकिन अब जाकर के फॉलर को उसका फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल मिला है। वो क्या है, आगे देखते हैं। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, कमरे के आधी दूरी पर, स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन। एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल था। ऑसिबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स। तो ऑसिबल ने भी देखा उसको, जो कमरे के अंदर खड़ा हुआ था। तो जैसे ही ऑसिबल ने उसको देखा तो उसने अपनी आंखें ब्लिंक करी, मिचकाई। उसने विश्वास ही नहीं करा होगा, यार ये कहाँ से आ गया बंदा मतलब मेरे कमरे में। मैक्स ही वीज्ड, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट। तो जैसे ही ऑसिबल ने देखा तो आई थिंक उसको वो पहले से जानता होगा, दूसरे वाले सीक्रेट एजेंट को। तो देखते उसने कहा मैक्स, वो जोर से बोला, यू गेव मी क्वाइट स्टार्ट, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, तो मैंने सोचा कि तुम तो बर्लिन में हो। वाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो मैक्स ने जैसे देखा तो बोला, तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया, मुझे लगा कि तुम बर्लिन में हो लेकिन तुम तो मेरे कमरे में हो, और मेरे कमरे में तुम क्या कर रहे हो? मैक्स वाज स्लेंडर, ए लिटिल लेस देन ए टॉल, with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox. मैक्स एक दुबला पतला आदमी था, लिटिल लेस देन टॉल, और लंबे से वो थोड़ा कम था, यानी कि हाइट उसकी जो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी, मतलब वो पॉसिबल से तो लंबा था। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, उसके जो फीचर हैं, उसका जो चेहरा दिखता था वो थोड़ा सा क्राफ्टी, मतलब चालाक सा, धूर्तता से भरा हुआ। पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ ए फॉक्स, उसका जो काउंटेंस, चेहरा जो है वो एक लोमड़ी के जैसा दिखता था। देयर वाज अबाउट हिम, उसके बारे में अगर बात करें तो, असाइड फ्रॉम द गन, पिस्तौल के अलावा, गन के अलावा, नथिंग स्पेशली मेंसिंग, मेंसिंग माने खतरनाक, धमकी भरा।
तो मैक्स जो खड़ा हुआ था उसका चेहरा धूर्त है, चालाक है, लोमड़ी के जैसा उसका मुख है। तो सिवाय किसके, उसके हाथ में जो पिस्तौल है, इसके अलावा उसमें कोई भी धमकी वाली या खतरनाक वाली बात नहीं है। तो मतलब मैक्स जो है खतरनाक दिखता है तो एक ही कंडीशन से दिखता है, उसके हाथ में पिस्तौल है। अगर पिस्तौल नहीं हो तो वो भी क्या करेगा, खतरनाक दिखेगा नहीं। अब इमेज कैसी हमारे दिमाग में ऐसे घड़ी जा रही है कि जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो खतरनाक से भी होते हैं। आपने देखा होगा सीआईडी के अंदर सीरियल आता है, वो दया है, वो कितना खतरनाक दिखता है, मोटा सा आदमी है ना, वैसे धक्का मार के गेट को तोड़ देता है। तो यही इमेज है कि सीक्रेट एजेंट है, हालांकि वो सीआईडी के कर्मचारी हैं। सीक्रेट एजेंट के बारे में हमें ये इमेज बनाने की कोशिश करी जा रही है कि खतरनाक उनका चेहरा होगा। तो पॉसिबल का तो है नहीं, और मैक्स का भी नहीं है। और मैक्स का कैसे नहीं है, इसमें ये बताया गया है कि सिवाय बंदूक के उसके ऊपर कोई भी खतरनाक वाली बात है नहीं। द रिपोर्ट ही ममड, रिपोर्ट चाहिए, वह बड़बड़ाया। रिपोर्ट के बारे में उसने बात करी। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आज आ रही है रात को, उसके अंदर क्या है, कुछ नई मिसाइलों के बारे में जानकारियां हैं। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, तो मैंने सोचा कि ये जो रिपोर्ट है वो मैं तुमसे ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, तो ये रिपोर्ट मेरे हाथों में सेफ रहेगी बजाय तुम्हारे हाथों के। मैक्स कह रहा है ओसेबल को। ओसेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली, उसके बाद में जैसे इनकी आपस में बात कर रहे हैं तो ओसेबल क्या करता है, अपनी जो आर्म चेयर वहाँ पे कुर्सी रखी हुई है उस पे जा कर के जोर से बैठ जाता है। तो आप देखिए इस पिक्चर के अंदर वो आर्म चेयर के अंदर बैठा हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। और जो मैक्स है उसके ऊपर पिस्तौल ताने हुए, फोल्डर घबराया हुआ पीछे खड़ा हुआ है। ओसेबल मूव to an armchair and sat down heavily. I am going to raise the devil with the management this time and you can bet on it. तो जैसे ही कुर्सी पे बैठा, कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद उसने कहा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसको जो होटल का मैनेजमेंट है उसको परेशानी में डालने जा रहा हूँ। रेज द डेविल मीनिंग होटल मैनेजमेंट को मैं परेशानी में, या उनको कुछ मैं बात कहने वाला हूँ जिससे वो परेशान हो जाएंगे, या ये कह सकता कि मैं होटल मैनेजमेंट को दोबारा से शिकायत करने जा रहा हूँ दिस टाइम, एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम इस बात पे शर्त लगा सकते हो। किस बात पे, कि मैं उनको शिकायत करने जाऊंगा या मैं होटल मैनेजमेंट को क्या करूंगा, परेशानी में डालने जाऊंगा। इस बात पर तुम शर्त लगा सकते हो मेरे से कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। ओसेबल मैक्स को कह रहा है। ही सेड ग्रिमली, उसने गंभीरता से कहा, दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट समबडी हैज गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बैल्कनी। तो कहता है उसके बाद में ओसेबल की ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि मेरे कमरे में कोई घुस आया है, और जो बालकनी है उसके अंदर से मेरे कमरे में कोई आदमी घुस आया है। तो न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, के जो बालकनी का जो परेशानी भरा रास्ता है वहाँ से कोई आदमी मेरे कमरे में दूसरी बार घुस आया है। इस बात की मैं होटल मैनेजमेंट से शिकायत करने वाला हूँ। Fowler's eyes went to the single window of the room. अब जिस टाइम ओसेबल मैक्स को ये बात कह रहा है कि मेरे कमरे में दूसरी बार कोई आदमी घुस आया, तो उसी टाइम फोलर की आंखें कहाँ पे पड़ती हैं, उस विंडो के ऊपर पड़ती हैं जहाँ पे मैक्स खड़ा हुआ है, जिसके आगे मैक्स खड़ा हुआ है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये साधारण सी विंडो थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, तो साधारण सी विंडो थी, खिड़की थी, उसके बाहर क्या था, काली काली रात नज़र आ रही थी। मतलब रात का टाइम था, तो विंडो के बाहर क्या नज़र आ रहे थे, अंधेरा नज़र आ रहा था। बालकनी, बालकनी है, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा, विद द राइजिंग इन्फ्लेक्शन। तो जैसे ही उसने कहा कि बालकनी है, बालकनी में से मेरा कमरे में दूसरी बार बंदा घुस के आ गया है, तो सुनते ही उसके मैक्स को ऐसे हैरान हो गया कि बालकनी है इधर। और जब वो उसने ये कहा कि उसके राइजिंग इन्फ्लेक्शन होगा, मतलब जैसे वो कई बार क्या होता है अपने कुछ हैरानी में कोई अपनी बात करते हैं तो हमारे जो इन्फ्लेक्शन है, चेहरे का जो हाव भाव है, कुछ अलग से दिखते हैं। नो ए पास की, बालकनी से नहीं आया हूँ मैं, पास की से आया हूँ। पास की मतलब होटल की उसने कोई ऐसे नकली चाबी बना ली होगी, जिस नकली चाबी का यूज़ करते हुए वो 6 नंबर बिल्डिंग में, 6 नंबर फ्लोर में घुस गया है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी,
मैक्स कहता है कि मुझे बालकनी के बारे में पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नॉन। अगर मुझे पता होता कि बालकनी इधर है तो मेरे को इस कमरे में जो घुसने में मेरे को जो परेशानी हुई है वो शायद कम होती। अब मैक्स तो अब ओसेबल तो ये कह रहा है कि मैं शिकायत करने जाऊंगा कि मेरे कमरे में दूसरी बार आदमी घुस आया है। अब जैसे उसने ये बात कही तो वो मैक्स हैरान हो गया। हैरान क्यों हुआ? बोले कि बालकनी इधर है क्या? अगर मुझे पता होता कि बालकनी है तो मैं बालकनी से ही आ जाता। तो मैक्स का कहने का मतलब वो बालकनी से नहीं आया है, वो पास की यानी कि नकली चाबी बना करके आया है। इट इज़ नॉट माई बालकनी, मेरी बालकनी नहीं है, ओसिबल कह रहा है। ओसिबल साइड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, ओसिबल ने इरिटेट होते हुए कहा इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, अगले अपार्टमेंट की बालकनी है ये तो। ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरीली, उसने ऐसे एट फॉदर, तो जब ये बात बता रहा है कि ये बालकनी मेरी नहीं है दूसरे वाले अपार्टमेंट की है, तो ये बताते हुए वो ऐसे डिटेल में बता रहा है कि ये दूसरे वाले कमरे के, तो बताते हुए वो क्या कर रहा है, फादर की तरफ देख रहा है। एक्सप्लेनेटरी का मीनिंग क्या है? व्याख्या कर रहा है। यू सी ही सेड दिस रूम इज़ यूज टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी ए लिविंग रूम। तो फादर को कह रहा है कि तुम देखते हो कि मेरा जो कमरा है पहले बहुत बड़ा कमरे का एक यूनिट हुआ करता था, और उसी के अंदर जो दूसरे वाला जो हिस्सा है उसके अंदर की बालकनी हुआ करती थी। इट हैड द बालकनी, उसी कमरे में बालकनी हुआ करती थी। विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, तो वो बालकनी क्या है, मेरी विंडो के नीचे तक खुलती आ करके। तो वो दूसरे वाले अपार्टमेंट की जो बालकनी है मेरे कमरे की विंडो के नीचे तक आती, एक्सटेंड है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डिड लास्ट वन। तो क्या कर सकते हो, तुम दूसरे वाले रूम के माध्यम से मेरे कमरे में बालकनी का यूज़ करते हुए, बालकनी के बाद में मेरी विंडो का यूज़ करते हुए मेरे कमरे में घुस सकते हो, और जैसा कि लास्ट मंथ भी किसी ने करा था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट। तो ओसिबल कहता है कि मैनेजमेंट ने मुझसे कहा था कि हम इसको बालकनी को बंद करवा देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा अभी तक किया नहीं है। मैक्स ग्लांस एट फोल्डर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ओसिबल। तो मैक्स क्या करता है, फोल्डर की तरफ देखता है। मैक्स जो सीक्रेट एजेंट है, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ओसिबल, जो ओसिबल के काफ़ी दूर खड़ा हुआ नहीं है। तो फोल्डर ओसिबल के बिल्कुल पास में खड़ा हुआ है। एंड वेव्ड द गन विद द कमांडिंग जेस्चर। तो जैसे उसने ये बातें करी तो मैक्स ने बंदूक को ऐसे लहराया कमांड देते हुए, प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाओ। ही सेड, उसने कहा, वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। तो मुझे लगता है कि हमें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैक्स कह रहा है 31 मिनट, ओसिबल सेड मूडीली। तो ओसिबल ने कहा कि आधा घंटा नहीं, 31 मिनट का वेट करना पड़ेगा। द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30। अपॉइंटमेंट जो है वो 12:30 की है। इसका मतलब अभी 11:59 हुए होंगे, तभी वो 31 मिनट जोड़ करके 12:30 की बात कर रहा है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। तो ओसिबल मैक्स को कहता है कि काश कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में पता कैसे चला। तो मेरे पास रिपोर्ट आने वाली है, तो ओसिबल कह रहा है कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में पता कैसे चला, ये मैं जानना चाहता हूँ। द लिटिल स्पाई स्माइल एविली, जो छोटा जासूस था वो बड़ी ऐसे डरावने चेहरे से मुस्कुराया, शैतानी उसने हंसी। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। तो ओसिबल ने तो कहा कि काश कि मैं ये जान लूँ कि तुमने रिपोर्ट के बारे में पता कैसे चला। और वो लिटिल स्पाई जो है, वो मैक्स जो है, वो उसको ओसिबल को कह रहा है कि हम भी ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे पास रिपोर्ट आई कहाँ से। बट नो हार्म हैज़ बिन डन, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं इसको वापस प्राप्त कर लूँगा दोबारा से। व्हाट इज़ दैट, ये क्या है। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पे कौन है। अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं, इतने में दरवाजे की खड़खड़ाहट हो रही है, तो यही पूछ रहा है मैक्स के दरवाजे पे कौन है। फॉलोअर जम्प एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। तो जैसे ही अचानक से वहाँ पे दरवाजे पे नॉकिंग होती है तो फोल्डर एक से जंप करता है, उछल जाता है। ओसिबल जस्ट स्माइल, ओसिबल मुस्कुरा देता है। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, पुलिस होगी वो, उसने कहा।
I thought that such an important paper as one we are waiting for should have a little extra protection. तो दरवाज़ा खटखटाया और खटखटाते ही ओसिबल ने कहा कि ये पुलिस होगी, और पुलिस क्यों होगी, इसलिए कह रहा है कि मुझे लगा कि इस जो रिपोर्ट हमारे पास मिलने जा रही है उसको कुछ अलग से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उसकी जो सुरक्षा है वो कुछ अलग से होनी चाहिए, इसलिए मैंने क्या करा था, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा. आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट. तो मैंने पुलिस को कहा था कि वो चेक करते रहना कि सब कुछ सही है क्या. और सिबल कह रहा है कि पेपर मिलने वाला, इतना इंपॉर्टेंट पेपर मिलने वाला है, पुलिस को कह के आया हूँ कि टाइम टाइम पे आप चेक करते रहना कि सब कुछ सही चल रहा है क्या. तो ये सुनकर के मैक्स तो घबराएगा, उसको तो पता नहीं कि पुलिस कैसे कमरे में आ गई है, और वो ओसिबल तो पुलिस को कह के आया है, लेकिन मैक्स का तो पुलिस से कोई लिंक है ही नहीं. तो मैक्स घबराया. मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली. तो उसके बाद में मैक्स ने अपने घबराहट में क्या किया, नर्वस होकर के अपने होठ चबाए. द नॉकिंग वाज रिपीटेड. अब नॉकिंग रिपीट करी जा रही थी, मतलब जो गेट पे जो पुलिस खड़ी हुई थी या जो भी गेट पे आदमी खड़ा हुआ है वो अबे नॉक करे जा रहा था. व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स. अब तुम क्या करोगे मैक्स, ओसिबल पूछता है. इफ़ आई डोंट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे. अगर मैं उनको आंसर नहीं करूँगा, दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, तो वो क्या करेंगे, अपने आप कमरे में घुस जाएंगे. द डोर इज़ अनलॉक. दरवाज़ा खुला है. एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट. और जैसे वो अंदर घुसेंगे वो शूट करने में कोई हेजिटेट नहीं करेंगे, देखते तुम्हें शूट कर सकते हैं. अब तुम क्या करोगे, मैक्स को पूछ रहा है. मैक्स's फेस was black with anger as he backed swiftly towards the window. तो जैसे ही ये बात उसने कही तो मैक्स का जो चेहरा था वो गुस्से में काला हो गया, और उसने क्या किया, अपने पैरों को थोड़ा पीछे खींच लिया विंडो की तरफ में तेजी से. He swung a leg over the sill. उसके बाद में उसने जो खिड़की की जो सिल थी, जो दहली थी, उसके ऊपर अपना एक पैर को लटका लिया. सेंड देम अवे. वापस भेज दो उनको. मैक्स कह रहा है पुलिस वालों को वापस भेज दो. आई विल वेट ऑन द बालकनी. मैं बालकनी में वेट करूँगा. सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस. उनको वापस भेज दो, नहीं तो मैं अपने चांस लूँगा, यानी कि शूट करने का रिस्क ले लूँगा. द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड द वॉइस वाज रेज. अब दरवाजे पे जो नॉकिंग थी वो और भी तेज हो गई थी और आवाज़ ऊंची हो गई थी. मिस्टर ओसिबल, मिस्टर ओसिबल. बाहर से आवाज़ आ रही थी, मिस्टर ओसिबल, मिस्टर ओसिबल. देखिए उसने अपने दरवाजे की जो दहलीज है उसके ऊपर अपने पैर को पीछे करा हुआ है, और आधा कमरे के अंदर है और आधा वो उसका जो हिस्सा है वो खिड़की के बाहर निकलने को तैयार है. Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guess, the man at the window grabs the frame with his free hand to support himself. तो कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करके रखा हुआ था उसने, और जो बंदूक थी वो फैट मैन और उसके गेस्ट के ऊपर उसने तानी हुई थी. तो अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर करके और अपने बंदूक को अपने गेस्ट और ओसिबल और फॉदर के ऊपर तान करके, द मैन एट द विंडो ग्रैप्स द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ. तो उसने क्या कर लिया, अपने हाथ से जो खिड़की बनी हुई थी उसको पकड़ लिया ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को सपोर्ट दे सके. देन ही स्वंग हिज अदर लेग एंड ओवर द विंडो सिल. तो उसने पहली लात तो उसने पहले ही स्वंग करी हुई थी, लटकाई हुई थी बाहर, तो उसके बाद में उसने दूसरी लात भी क्या कर ली, खिड़की के बाहर लटका ली. द डोर नोब टर्न. अब बाहर से आवाज़ आई जा रही थी, दरवाज़ा खोलो मिस्टर ओसिबल, मिस्टर ओसिबल. तो उसके बाद में डोर नोब जो मुड़ जाती है, मतलब बाहर से उसने ऐसे गुंडी को घुमाया तो अंदर से वो गुंडी घूम गई. स्विफ्टली मैक्स पुश्ड with his left hand to free himself from the sill and drop to the balcony. तो उसके बाद में तेजी से जैसे ही दरवाजे की नोब घूमी, तो दरवाजे की नोब घूमने के बाद दरवाज़ा अभी खुलने ही वाला था, तो मैक्स ने तेज़ी से क्या करा, अपने हाथ को छोड़ दिया और वो बालकनी से नीचे गिर गया. एंड देन एज ही ड्रॉप, और जैसे ही वो गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और वो एक बार बहुत ज़ोर से चिल्लाया. The door opened. A waiter stood there with a tray, a bottle, and two glasses.
दरवाज़ा खुला और वहाँ पे दरवाजे के ऊपर एक वेटर खड़ा हुआ था, उसके हाथ में ट्रे थी, एक बोतल थी और 2 ग्लास थे। हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, ही सेड। तो जो वेटर आया था तो उसने अंदर आते कहा कि जो तुमने ऑर्डर करे थे ड्रिंक वो मैं ले आया हूँ, वो यहाँ है मेरे पास। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उसने ट्रे को टेबल के ऊपर रख दिया। डेफ्टली अनक्रॉक द बॉटल, उसके बाद में चालाकी से बोतल के ढक्कन को खोल दिया। एंड लेफ्ट द रूम, और कमरे को छोड़ करके वो चला गया, बाहर चला गया। वाइट फेस फॉलोअर स्टार्टेड आफ्टर हिम बट ही स्टेमर्ड द पुलिस। तो सफ़ेद चेहरे वाला जो फॉलोअर था, उसके जाने के बाद उसने बोलना शुरू कर दिया। क्या कहता है? बट ही स्टेमर्ड, तो बट कहते वो हकलाया। द पुलिस, पुलिस कहाँ है? देयर वाज नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं थी वहाँ पर। ओसिबल साइड, ओसिबल ने गहरी लंबी सांस ली। ओनली हेनरी whom आई वाज एक्सपेक्टिंग, ये तो हेनरी था जिसकी मैं आशा कर रहा था कि वो आएगा। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फॉलोअर बिगेन। अब फॉलोअर पूछता है कि जो बालकनी के बाहर आदमी खड़ा वो वापस नहीं आएगा क्या? नो सेड ओसिबल, ओसिबल ने कहा नहीं। ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं लौटेगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी, तुम देखते हो मेरे दोस्त, वहाँ कोई बालकनी नहीं है। तो ये स्टोरी कंप्लीट है। इस स्टोरी में क्या हुआ है? बात यही है कि बताया तो इसमें ये गया कि जो ओसिबल है वो बहुत ज़्यादा कोई होशियार, वो लंबे कद का या कोई ऐसे मिस्टीरियस शक्ल का वो है नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिमाग काम करता नहीं है। तो उसको नहीं पता था कि उसके कमरे में मैक्स घुस आया है। तो जैसे उसने कमरा खोला तो देखा कि मैक्स अंदर खड़ा हुआ, तो उसने तुरंत में बातें को सोचना शुरू कर दिया कि मैक्स से मैं छुटकारा कैसे पाऊँ। तो उसने ऐसे करते करते ये बात कहते हुए कि मेरे पास वाले कमरे के पास में एक बालकनी थी, वो बालकनी मेरी खिड़की तक आती थी और उसी बालकनी का यूज़ करते हुए क्या करते थे, मेरे कमरे में लोग घुस आया करते थे, तो इसकी मैं शिकायत करने वाला हूँ। तो ऐसा करके उसने मैक्स को बातों में उलझा लिया, और इतने में उलझा लिया तो बाहर से जो वेटर खड़ा हुआ था वहाँ पर, उसके लिए कॉफ़ी या चाय लेकर के आया होगा, बोतल और ग्लास लेकर के आया था वो। तो डोर जब नॉक होना शुरू हुआ तो उसने कहा तो पुलिस आ गई है। और टाइम टू टाइम वो क्या कर रहा है, मैक्स को बातों में उलझा करके उसको पीछे धकेल रहा है बालकनी की तरफ और उसकी विंडो की तरफ। हालांकि वहाँ पे कोई बालकनी तो है ही नहीं, विंडो है। अब वो विंडो से जैसे ही उसने हाथ छोड़ा वो नीचे गिर गया। तो मैक्स को ये सोच के उसने हाथ छोड़ा था कि एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, बालकनी में उतर जाता हूँ और साइड में खड़े होकर के पुलिस के जाने तक का वेट कर लेता हूँ, वापस आ जाऊँगा। लेकिन उसने ओसिबल ने क्या करा, उसको बातों में उलझाकर इस बात के लिए विश्वास दिला दिया कि वहाँ पे सच में कोई बालकनी थी, हालांकि वहाँ पे कोई बालकनी थी ही नहीं। अब क्वेश्चन है कि मैक्स जो है वो क्या मर गया होगा, क्या बच गया होगा? तो सोच के देखिए कि 6 नंबर फ्लोर से अगर कोई इंसान गिरेगा तो चांस तो है नहीं कि वो बच गया होगा। हालांकि इसमें नहीं बताया गया है कि मैक्स के बाद में मैक्स के साथ क्या हुआ। तो इसमें ये बात ज़रूर बताई गई कि एक बार जब वो गिरा था तो बहुत ज़ोर से वो चिल्लाया था, दूसरी बार उसकी आवाज़ नहीं आई। तो यही लगता है कि वो शायद गिरने के बाद डेफिनेटली मर ही गया होगा। तो ये बात थी। ओके।